हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो लोग राजस्थान जेलों की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लोग के पास टाइम आप लोग के लिए कम बचा हुआ है। तो देखिए, इस बीच में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों को टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेलों का जो आप लोग का एग्ज़ाम है, जो पहले 28 और 29 अक्टूबर को था, आप लोग को नोटिस दे दी गई है चैनल पर कि अब वो एग्ज़ाम एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जेलों का जो पहला पेपर सॉल्व करेंगे वो सीआरपीसी का है, दंड प्रक्रिया संहिता। पहले तो हम अपने डियर स्टूडेंटों को बता देना चाहते हैं कि जो सीआरपीसी है, अभी वही सीआरपीसी से एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो और एक्ट आप लोग के लिए अभी बिल के फॉर्म में है, उसके बारे में भी कुछ भी मत सोचिए। जब उस पर कोई चेंजेस होगा, सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप लोग को बताएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग हमारे परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। सारे लीगल इवेंट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप के सब्सक्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, और इसके साथ टेलीग्राम के थ्रू भी आप जुड़कर जो भी लीगल इवेंट्स होता है उसको अपने सिस्टम पर जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आपको सीआरपीसी का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जो ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है, ये डिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जिन स्टूडेंटों का वर्जन हिंदी है वो हिंदी के थ्रू सॉल्व करें, जिन स्टूडेंटों का वर्जन इंग्लिश है वो इंग्लिश के थ्रू सॉल्व करें। तो चलिए टेस्ट, पहला क्वेश्चन आज का है, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से किस धारा में दिए गए हैं? प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देखिए, जो ये प्रोविज़न दिया गया है ये सेक्शन 53 के ए में, सेक्शन 53 ए। इधर भी देखिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लोग के लिए टिक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं में से निम्न किस धारा में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है? आपसे पूछा गया है कि जो इनहेरेंट पावर है सीआरपीसी में, वो किस सेक्शन में दिया गया है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग को पढ़ाया गया है कि ये जो इनहेरेंट पावर है वो 482 में है। 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न में से कौन सी धारा किशोरों के मामलों में अधिकारिता है? ये आपको बताना है, किशोरों के मामले में अधिकारिता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज रिलेटेड टू जुवेनाइल जुरिस्डिक्शंस? देखिए, जो जुवेनाइल जुरिस्डिक्शन से है वो है आप लोग का सेक्शन 27, धारा 27, सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा में एफआईआर की संविधि परिभाषा की गई है? आपसे पूछा गया एफआईआर को सीआरपीसी की किस धारा में डिफाइन किया गया है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बहुत बार बताया गया है, आप लोग को याद होना चाहिए कि सीआरपीसी को एफआईआर को सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि एफआईआर को लॉजिंग करने का जो प्रोसेस है वो 154 में है। तो आपका आंसर होगा डी, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं? समरी ट्रायल, इसका आंसर है सेक्शन 260। इसका सही आंसर है ए, इंग्लिश में ए, सेक्शन 260। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1800 किस धारा में दंडनीय अपराध है? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप पनिशेबल अंडर फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी अगर कोई जो रेप पीड़िता है उसके डिस्क्लोज नहीं करना है, आइडेंटिटी अगर करते हैं तो पनिशमेंट जो मिलता है वो आईपीसी के सेक्शन 228 ए डी। फिर है, मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? रिमूव ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा याद करें, कल ही
अभी हमने आईपीसी में आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ाया था। देखिए ये आप लोग के लिए मॉडल पेपर में भी आया है। तो इसका जो सेक्शन है 404, 404, 404 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड एन असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल? 384, 384 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी 21 धारा में निर्णय की भाषा एवं विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। इसको पकड़िए, निर्णय की भाषा और विषय वस्तु। इंग्लिश वर्जन में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील विद द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट? तो इसका देखो आंसर है 354, सीआरपीसी की धारा 354, 354। क्वेश्चन नंबर 10, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट? देखिए जो समरी ट्रायल है वो सेक्शन 260 से 260, याद करिए 260 से 265 में है सीआरपीसी के। तो आपसे पूछा गया समरी ट्रायल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब सुनता है? 261 में। आंसर है बी, 261। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 190 सब क्लास 2 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन से अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है? अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 190 सब क्लास 2 हु में एम्पावर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस? तो देखो इसका जो 11 का आंसर है सी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, सीआरपीसी की सेक्शन 2 मतलब 2X द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म्स एक्सीडिंग। देखो जो सेक्शन 2X है उसमें क्या बताया गया है? तो इसका देखो जो आंसर है वो है 5 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम ना हो, ये इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ ए वुमेन विल मेकिंग हर अरेस्ट? तो देखिए इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो जितने भी ऑप्शन दिए गए सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, सीआरपीसी की कौन सी धारा उच्च न्यायालय किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ट्रायल केसेस कैन बी टेकन बिफोर द हाई कोर्ट? ऐसा कौन सा केस है जो हाई कोर्ट के सामने जिसका ट्रायल चलाया जा सकता है? तो इसका सेक्शन है 474, 474 बी। फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुस्लिम महिला तलाकों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त करने हेतु धारा 125 सीआरपीसी का क्षेत्राधिकार। इंग्लिश वर्जन में आ जाइए। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट 1986 द जुरिसडिक्शन अंडर CRPC section 125 a grant of maintenance to women, a grant of maintenance to women। तो देखिए ये जो वुमेन्स का ग्रांट है ये 15 क्वेश्चंस में इसको समाप्त कर दिया गया, सीज कर दिया गया। ठीक, फिर आइए सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जाती है। सीआरपीसी में जांच कौन करता है? तो सीआरपीसी में जांच करते हैं केवल और केवल मजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखिएगा। आंसर बी, आंसर बी।
सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत असिस्ट सहायक लोक अभियोजकों, जिसको आप लोग एपीओ कहते हैं, एपीओ का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में होता है? तो ये है सेक्शन 23 ए। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका लोकल जुरिस्डिक्शंस किसके अधिकारिता में होता है? तो आपका आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुपरविजन करता है और इसका आंसर ध्यान रखिएगा सीआरपीसी के सेक्शन 483 में बताया गया है। 483 सीआरपीसी कहता है कि हाई कोर्ट सुपरविजन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन किया जा सकता है? द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्म बाई हिज सक्सेसर इन ऑफिस। ये देखिए, अगर कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है या रिटायरमेंट होता है तो जो उसका सक्सेसर होता है वो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की सेक्शन 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचार निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एथराइज बाई ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो देखिए इसमें सभी लोग एथराइज्ड हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मन मामलों के विचारण सीआरपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो जो सम्मन मामलों का ट्रायल होता है वो ट्रायल होता है 251 से 259। एक संज्ञेय अपराध विचारणी है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो विचारणी है जुडिशियल ऑफिसर फर्स्ट क्लास द्वारा, चीफ मेट्रोपॉलिटन या सेशन, ऑल ऑफ दीज। सभी लोग इसको कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 20, सीआरपीसी में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज अंडर सीआरपीसी। तो देखिए ये इंटरेस्टेड पर्सन या अटॉर्नी जनरल के कहने पर करते हैं। तो देखो इसका बी और सी, तो चूंकि इसका बेस्ट आंसर होगा डी, यहाँ पे दिया है या तो बी या तो सी, अटॉर्नी जनरल या इंटरेस्टेड पर्सन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी में किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जारी किया जाता है? अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवरी वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस में बी इशूड द जज ऑफ मजिस्ट्रेट, जज आर मजिस्ट्रेट, सक्सेसर इन ऑफिस, आइदर बाई जज आर मजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस और हिज सक्सेसर, ऑल ऑफ एबव। तो देखो इसका जो आंसर है सी, या तो उस न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया या उसका पद उत्तरवर्ती। जरा इंग्लिश वर्जन में आ जाइए, आइदर बाय द जज आर मजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस आर हिज सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो रिटायर हो गए या कुछ भी कैजुअलिटी हो गई, तो जो उनका सक्सेसर आएगा वो आगे उसको प्रोसीड करेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 95 के अंतर्गत समअपहरण की घोषणा को अपास्य करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है? टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फोर फीचर अंडर सेक्शन 95 सीआरपीसी एप्लीकेशन में बी गिवन ऑफ द सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सीआरपीसी का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नॉट रिलेटेड टू अपील? अपील से रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 454 जो 454 है ये अपील से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब अपील से रिलेटेड है। फिर कहा जा रहा है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते चलिए। संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी दंडादेश के आदेश
या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को संज्ञेय अपराध क्या गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है अंडर सेक्शन 43 में। यदि मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब अपराध उसकी उपस्थिति में क्षेत्राधिकार के भीतर कारित किया गया हो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, यानी फिर इसके बाद है उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है। तो देखो इसका आंसर डी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी का कौन सा प्रावधान किसी मामले के बाहर साधक लोक अभियोजक को अनुमति देता है कि वह व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है। यानी विड्रॉल ऑफ द जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को कहा गया विड्रॉल ऑफ द केस। तो देखो जो विड्रॉल होता है वो धारा 313 में होता है सीआरपीसी के 313। तो आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। फिर है उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिसाइड किया कि 125 सभी लोगों पर लागू होता है चाहे वो किसी धर्म के हो। तो देखिए इस केस को चूंकि शाहबानो के नाम से फेमस है तो आज ये ध्यान रखिएगा उसका पूरा साइटेशन है मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, ये हस्बैंड का नाम है मोहम्मद अहमद खान। तो ये ध्यान रखिए शाहबानो मत याद करिएगा, हो सकता है दो अल्टरनेटिव में शाहबानो दे दिया जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सीआरपीसी के किस सेक्शन में किसी अपराध का परिसीमा काल के अवसान के बाद संज्ञान लिया जा सकता है। इन द सीआरपीसी द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन 30 है अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी में कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखो 468 से 72 में आप लोग पढ़ते हो कि अगर टाइम पीरियड निकल गया है तब हम लोग किस सेक्शन में लेते हैं। तो इसका आंसर है 471 में, 471 डी। नेक्स्ट सीआरपीसी में जो प्रोक्लेमेशन होता है और अटैचमेंट होता है वो किस सेक्शन में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 82 से 86, 82 से 86। नेक्स्ट यदि किसी राज्य की दो निचली अदालतों ने एक ही अपराध का संज्ञान कर लिया है और यह प्रश्न है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, यह प्रश्न निर्णित किया जाएगा। तो कोई इंग्लिश वर्जन है, हम दोनों वर्जन में करा रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। इफ टू लोअर कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड ए क्वेश्चन इज as to which of them out inquiry into a trial that offense the question shall be decided। तो देखो अगर दो कोर्ट ने किया है तो इसका क्या होगा, उस न्यायालय जिसके दांडिक अधिकारिता की स्थानीय भीतर काम करता हो, द कोर्ट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ whose criminal jurisdictions are proceeding where। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत किसके द्वारा अपराधों का संज्ञान किया जाता है। देखो जो 190 में सीआरपीसी में टेक टू कॉग्निजेंस होता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड टू दिस बिहाफ। तो देखो इसका जो सही आंसर है डी है। इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर किया गया हो 190 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीआरपीसी की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। देखिए आप लोग को बराबर पढ़ाया जाता है कि जो सेशन कोर्ट होती है या एडिशनल सेशन कोर्ट होती है वो डेथ सेंटेंस तो दे सकती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा उसका कन्फर्मेशन ना हो। तो हाई कोर्ट में किस सेक्शन में कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाएगा, 366 धारा 366। ठीक है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन ये उठता है कि कितने जजेस होंगे हाई कोर्ट के। वो होंगे कम से कम दो जजेस के द्वारा इसका पुष्टिकरण होगा। तो देखो क्वेश्चन को जरा समझिए, पूछा गया है
सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड निष्पादित करने से उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सीआरपीसी के सेक्शन 120 145 145 ये किस चीज से रिलेटेड है? टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, टू फाइनली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सेटल द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, ये टाइटल से स्वामित्व से संबंधित है। एंटीसिपेटरी बेल पर देखिए क्वेश्चन आया है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है? सीआरपीसी के सेक्शन 438। हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, तो बेस्ट आंसर है डी। वारंट केस से कौन से मामले को समझा जाता है? तो वारंट केस का तात्पर्य होता है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष से अधिक का, या मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 2 वर्ष से अधिक का। तो देखो इसका सही आंसर है 2 वर्ष के कारावास से अधिक या दंडादेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी के किस सेक्शन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए डायरी बनाना अनिवार्य रखा गया है? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट मेंटेन केस डायरी। जैसा देखो आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया जाता है बराबर कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको डायरी रखना बहुत ज़रूरी है, और वो जो डायरी रखता है सीआरपीसी के सेक्शन 173 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो आपको आंसर इसका होगा जांच और विचारण, सी। देखो जो जांच होती है, इंक्वायरी होती है और ट्रायल होता है, दोनों का दोनों जो होता है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। नेक्स्ट, कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है? देखो आजीवन कारावास को जो ट्रायल चलाएगा वो चलाएंगे सेशन जज, सेशन जज। अब अगर कहीं सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज है तो आप उसको भी आंसर समझिएगा। नेक्स्ट 41, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर may be taken by executive magistrate under which of the following section of the CRPC। देखो जो लोग आभ्यासिक अपराधी होते हैं उनसे सिक्योरिटी जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है उसको पूछा गया, तो आंसर है डी, सेक्शन 133। गलत कथन तलाशिए, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी। किसी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल होगा। देखो जो परिसीमा काल है, अगर फाइन का मैटर है तो 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष का मैटर है तो 1 वर्ष, और 1 वर्ष से ऊपर चाहे जितना है वो 3 वर्ष। ये तो आपको 468 में बताया गया है। तो जो गलत है वो डी है, 5 वर्ष या यदि अपराध मृत्युदंड, ये आंसर गलत है डी, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा कॉग्निजेंस लेने के लिए जजेस को, मजिस्ट्रेटों को नहीं मिला हुआ है पावर। मृत्युदंडादेश के दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसको मिली हुई है? देखो जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को कम करने की पावर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है? देखो सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है कि विच ऑफेंस कंपाउंडेबल और कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। तो आपको आईपीसी के सेक्शन दिया गया है कि आईपीसी की इसमें से कौन सी सेक्शन जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो आपको बताना है इसमें कंपाउंडेबल नहीं है 448 448। नेक्स्ट, अभियोजक और अभियुक्त को कब साक्ष्यों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी? When shall the prosecutor and the accused be allowed to recall the witnesses? यानी कि जो विटनेसेस है उनको कब रिकॉल किया जा सकता है? न्यायालय को अभियुक्त का अभियोग स्पष्ट करना, अभियुक्त की प्रति परीक्षा करना जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित किया जाए। द कोर्ट हैज़ टू एक्सप्लेन द चार्ज टू द accused वांट टू क्रॉस एग्जामिनेशन,
व्हेन ए चार्ज इज अल्टरेट एडिशन, देखो इसका आंसर है डी, सभी, ऑल ऑफ दीज। सीआरपीसी की कौन सी धारा इनहेरेंट पावर से जुड़ी हुई है? देखिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा बताया गया था कि जो इनहेरेंट पावर है वो 482 में दिया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 482, और सीआरपीसी में कितने सेक्शन है? 484 है, तो आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 47, सीआरपीसी में एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया व्यतिक्रम निम्नलिखित में से किस कार्य को शून्यता देगा? When an irregularities caused by competent magistrate is doing one of the following work would make the proceeding void under the CRPC। तो ये जो देता है 94 के अंतर्गत जारी तलाशी वारंट, सही है। 153 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर का अन्वेषण का आदेश, ये भी सही है। 83 के अंतर्गत कुर्की, ये भी सही है। धारा 306 के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहअपराधी की माफी, ये शून्य है, बी। नेक्स्ट, कंप्लेंट के मामले में एक अपराधी के विरुद्ध प्रक्रिया जारी होने से पहले, बिफोर इश्योरेंस ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन ए कंप्लेंट केस द एक्यूज्ड हैज़, देखो जो कंप्लेंट केस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेंट को बताया गया है, और इसके बाद जो होती है सेक्शन 200 में उसका स्टेटमेंट होता है। तो इसमें क्या है, अपराधी को कार्रवाई भाग लेने का अधिकार नहीं है, जो एक्यूज्ड है उसको भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देखो जो कंप्लेंट केस है पहले स्टेटमेंट किसका होता है? कंप्लेनेंट, विक्टिम का, सेक्शन 200 में, उसमें एक्यूज को आने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सीआरपीसी के चैप्टर 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध में संज्ञान लिया जा सकता है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड टेक पुलिस ऑफिसर ऑन ए कंप्लेंट मेड बाय ए एग्रीवेट पर्सन सो मोटिव ऑल ऑफ इट। देखो जो डिफेमेशन का सूट होता है ये कंप्लेंट केस पर होता है, इसमें विक्टिम को कंप्लेंट करनी पड़ती है, इसमें FIR नहीं होती है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक अपर सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड पारित कर सकता है सिवाय एन एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीड 10 ईयर, डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टर्म्स एक्सीड। तो देखिए जो अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं वो सभी प्रकार के दंड दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो डेथ सेंटेंस देने का उनका जो होगा वो कन्फर्मेशन आपको भी पढ़ाया गया, वो सीआरपीसी के सेक्शन से आप लोग को बताया गया है 366 में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ऐसे ही जो टेस्ट सीरीज है वो जेलों के स्टूडेंट के लिए या और भी स्टेट के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के, उनके लिए आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर मिलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को और भी लोगों को फॉरवर्ड करिए, आप इसको एक बार दो बार देखिए, और देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा तो काफ़ी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलेंगे भी। थैंक यू माय